हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अविविजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी इंटरनेशनल रिलेशंस के आइडियलिस्ट अप्रोच के बेसिक एजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे। अर्थात यह जानेंगे कि आदर्शवादी उपागम की मूल मान्यताएं क्या हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं तथा किन तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। रियलिस्ट अप्रोच की वीडियो पार्ट 1 मैंने अपने यूट्यूब चैनल अविविजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, या उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तभी इस वीडियो को देखें, इससे आइडियलिस्ट अप्रोच की बेहतर कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन सर्च करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। और यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन के साथ करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आइडियलिस्ट अप्रोच को लिबरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आदर्शवादी उपागम को उदारवादी उपागम के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, या आप कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, शुरुआत में ये आदर्शवादी उपागम ना होकर इसे लिबरल अप्रोच के रूप में जाना जाता था। अर्थात शुरुआत में ये आदर्शवादी उपागम ना होकर उदारवादी उपागम के रूप में प्रचलित था। लेकिन बाद में रियलिस्ट थिंकर्स ने लिबरल अप्रोच को आइडियलिस्ट अप्रोच का नाम दिया। क्यों? क्योंकि यह पॉलिटिकल रियलिटी पर बेस्ड ना होकर लिबरल आइडिया के ऊपर बेस्ड था। अर्थात यह राजनीति की वास्तविकताओं पर आधारित ना होकर उदार आदर्शों पर आधारित था। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, लिबरल स्कॉलर्स अपने लिए कभी भी आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किए। लिबरल स्कॉलर्स जितने भी थे, जैसे कि वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट बटरफील्ड, रिनहोल्ड नीबूर, नॉर्मन एंगल, ये अपने लिए कभी भी आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किए। आदर्शवादी शब्द का इस्तेमाल अपने लिए वे कभी भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इम्प्रैक्टिकल हैं। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं उन्हें कभी धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। इनके लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग इनके क्रिटिक्स ने किया। और सबसे बड़ा क्रिटिक्स कौन थे? तो इनके सबसे बड़े क्रिटिक्स अर्थात इनके सबसे बड़े आलोचक थे रियलिस्ट थिंकर्स। रियलिस्ट्स थे, अर्थात यथार्थवादी चिंतक। रियलिस्ट स्कॉलर्स ने इनके लिबरल थिंकिंग के लिए इनके लिए आइडियलिस्ट शब्द का प्रयोग किया।
और अपने थिंकिंग को रियलिस्ट बताते हुए इनके थिंकिंग को आइडियलिज्म का नाम दिया। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो आइए आइडियलिस्ट अप्रोच के बेसिक एजम्पशंस को समझने का प्रयास करते हैं। आदर्शवादी उपागम की मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यताओं में सबसे फर्स्ट है कि मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। आदर्शवादियों का मानना है कि मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का है। ह्यूमन नेचर को इन्होंने अच्छा बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा दूसरों की मदद करने एवं कल्याण की भावना ने ही विकास को संभव बनाया है। मानव में दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म करने की स्पिरिट पाई जाती है और इसी के कारण से डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है, विकास को संभव बनाया गया है। इनका ऐसा मानना है। थर्ड पॉइंट है, मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है। मानव युद्ध की ओर भी इन संस्थाओं के कारण ही प्रेरित होते हैं। इनका मानना है कि मानव बुरे इसलिए बनते हैं क्योंकि बुरी संस्थाओं का विकास किया जाता है। इन संस्थाओं के कारण ही मानव के स्वभाव में परिवर्तन आते हैं और मानव युद्ध की ओर भी इन्हीं संस्थाओं के कारण प्रेरित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब विशेषता है। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य युद्ध नहीं होने चाहिए क्योंकि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को मेंटेन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिफ्थ जो इनका बेसिक एजम्पशंस है वो है, युद्धों को रोकना असंभव नहीं है अपितु संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऐसा करना संभव है। इनका मानना है कि युद्धों को रोकना असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वॉर को नहीं रोक सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करके आप ऐसा कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है अतः इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही खोजना होगा, स्थानीय स्तर पर नहीं। और सेवेंथ पॉइंट है, समाज को अपने आप को इस प्रकार से संगठित रखना चाहिए कि युद्धों को रोका जा सके। तो ये बेसिक एजम्पशंस है आइडियलिज्म के। आपको याद रखना है कि आदर्शवाद की मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनमें फर्स्ट है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आदर्शवाद नैतिक मूल्यों पर बल देता है, नैतिकता पर बल देता है, मोरल वैल्यूज के ऊपर फोकस करता है। अतः यह मानती है कि राज्यों के मध्य अच्छे संबंधों हेतु शक्ति की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त होंगे तथा परस्पर सहयोग का विकास होगा। अर्थात आदर्शवाद शक्ति राजनीति की बात नहीं करता, पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, बल्कि ये नैतिकता की बात करता है।
नैतिक मूल्यों के ऊपर फोकस करता है। सेकेंड है, इसके अंतर्गत वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनानी चाहिए। आदर्शवाद ये कहती है कि शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार का निर्माण करना चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने के ऊपर यह फोकस करता है, विश्व सरकार को बनाने पर बल देता है और इसमें संघात्मकता व नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व सरकार का गठन कर शक्ति की राजनीति को समाप्त करना चाहिए और पावर पॉलिटिक्स को एलिमिनेट करने की बात करता है, एबॉलिश करने की बात करता है। थर्ड है, इसके अंतर्गत यह माना गया है कि युद्धों को कानून के द्वारा रोका जा सकता है और कई अच्छे कानूनों द्वारा युद्ध करने की संभावनाओं को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून दैट इज इंटरनेशनल लॉ के पालन के द्वारा किसी भी प्रकार के युद्धों के संकट से बचा जा सकता है। कि यदि सभी राष्ट्र मिलकर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को ओबे करेंगे, तो युद्ध के संकट से बचा जा सकता है। इनका ऐसा मानना है। फोर्थ जो इसका फीचर है वो है इस दृष्टिकोण के द्वारा हथियारों की होड़ को समाप्त करने की बात की गई है, आर्मामेंट को समाप्त करने की बात की गई है। उनका मानना है कि हथियारों का होना भी युद्धों की प्रवृत्तियों को जन्म देने में सहायक होता है। राष्ट्र युद्ध करने के लिए इसलिए तत्पर रहते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है, और जब उनके पास हथियार ही नहीं होंगे, जब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा, जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, तो वो युद्ध कभी नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण हथियारों की होड़ को समाप्त करने की बात करता है। ये शस्त्रीकरण पर बल ना देकर निशस्त्रीकरण पर बल देता है। यह आर्मामेंट के ऊपर फोकस ना करके डिसआर्मामेंट की बात करता है और इसके अंतर्गत भावी हथियारों के साथ साथ वर्तमान हथियारों की व्यवस्था को घटाकर अंततः समाप्त करने की बात कही गई है। फिफ्थ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इस दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की बात की गई है और आदर्शवादियों का मानना है कि टकराव हमेशा निरंकुशवादियों एवं प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखने वालों के बीच होता है। टकराव क्यों होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष क्यों होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। कोई निरंकुश पद्धति में विश्वास करता है तो कोई प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। सभी राष्ट्र अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, सभी राष्ट्र अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जब यही आइडियोलॉजी, यही पॉलिटिकल सिस्टम जब इनका आपस में टकराव होता है तो संघर्ष की स्थिति बनती है, एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट होता है, एक स्ट्रगल का सिचुएशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवादियों का मानना है कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हेतु राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा और इस संदर्भ में राज्यों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वुड्रो विल्सन जो आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता रहे, उन्होंने आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात की थी, थियरी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन।
आत्मनिर्णय के अधिकार की बात की थी, जिसमें कि सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है, स्वशासन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें आप अपने गवर्नमेंट को स्वयं चूज कर सकते हैं। इस संदर्भ में यह कहा जाता है आदर्शवादियों के द्वारा कि यदि आपको शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करना है तो राजनीति के साथ साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई है जिसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष आदि का कोई स्थान नहीं होगा। और ऐसी आदर्श विश्व की कल्पना किनके द्वारा की गई है? तो वो आदर्शवादी चिंतक का नाम है कॉन्डोरेस्ट। कॉन्डोरेस्ट के द्वारा की गई है। 1795 में उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अपने उस ग्रंथ में वो एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए और न ही अत्याचार के लिए। और उन्होंने यह भी विश्वास प्रकट किया था कि मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, विषमता, अत्याचार तथा शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो है, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं है, बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है और यह विकास धीरे धीरे मानव कल्याण व सहयोग पर आधारित है। इनका मानना है कि राज्य युद्धों का परिणाम नहीं है, वह शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे आदर्शवाद के, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि आइडियलिज्म को कुछ तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज यथार्थवादी चिंतकों, रियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा की जाती है। आदर्शवादी सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक कौन हैं? तो आदर्शवादी सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक यथार्थवादी चिंतक हैं, जैसे कि हैंस जे मॉर्गेनथाउ। वे आइडियलिज्म के सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन तर्कों के आधार पर आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वप्रथम यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित है, जिसका राष्ट्रों की वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। इस काल्पनिक विश्व के आधार पर यह मान लेना कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, गलत होगा। देखिए, आदर्शवाद को यह कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि यह कल्पना पर आधारित है और इसका राष्ट्रों की वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि आदर्शवादी चिंतक नैतिकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं, जबकि इन्हें यह कहकर आलोचना की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग का वातावरण नहीं है, बल्कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, स्ट्रगल का सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है।
और राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं कर रहा है और राष्ट्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए होड़ मची हुई है और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट के लिए वो कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व सहयोग का वातावरण नहीं है, बल्कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पावर को गेन करने में लगा हुआ है, अपने पावर को मैक्सिमम करने में लगा हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि वह अपने शक्ति को इंक्रीमेंट करे। प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि वो अपने पावर को मैक्सिमम करे। इसलिए आदर्शवादी सिद्धांत को यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह कल्पना पर आधारित है जिसका राष्ट्रों के वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वास्तव में तो राष्ट्र पावर को गेन करने के पीछे भाग रहा है, अपने पावर को मैक्सिमम करना चाहता है। वे अपने पावर को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, इंक्रीमेंट करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट है, इस उपागम में नैतिकता पर जरूरत से अधिक बल दिया गया है और यह सत्य है कि नैतिकता का समाज में अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों के संघर्ष में शक्ति व कानून दोनों का विशेष स्थान होता है और बिना कानूनी व्यवस्था के राष्ट्रों को एक विश्व में बांधना बड़ा कठिन है तथा वास्तविकता की धरातल पर शक्ति के महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता। आलोचकों का कहना है कि यह सत्य है कि नैतिकता का समाज में अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों की संघर्ष में शक्ति व कानून दोनों का विशेष स्थान होता है। ये कहना चाहते हैं कि यदि एक राष्ट्र को अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी है, तो उसे अपने हितों की पूर्ति करने में शक्ति व कानून दोनों का विशेष स्थान प्राप्त है। उसके पास पावर होना चाहिए, क्योंकि यदि एक राष्ट्र के पास पावर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है, अपनी सुरक्षा को, अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकता है, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। शक्ति के अभाव में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता और किसी भी राष्ट्र का जो सबसे फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है? वो है नेशनल सिक्योरिटी, किसी राष्ट्र की सुरक्षा। और यदि एक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा करनी है तो उसे अपने पावर को मैक्सिमम करना होगा। ये कहकर आदर्शवादी चिंतकों की आलोचना की जाती है कि उन्होंने जरूरत से अधिक नैतिकता पर बल दिया है और उन्होंने इनके द्वारा यह कहा जाता है कि वास्तविकता की धरातल पर शक्ति के महत्व को आप कभी भी नहीं नकार सकते। यथार्थवादी चिंतकों का कहना है कि वास्तविकता की धरातल पर आप शक्ति के महत्व को कभी भी नकार नहीं सकते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोरी आदर्शवादिता पर नहीं चलाई जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्यक अध्ययन हेतु शक्ति, युद्ध
आदि वास्तविक तत्वों को अपनाना अपरिहार्य है। इन मूल यथार्थ प्रेरणाओं की उपेक्षा के कारण ही आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं रहा है। और आलोचक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि राष्ट्र संघ की असफलता इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, आदर्शवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक व्यवस्था अथवा विश्व सरकार बनने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होते हैं। इसलिए कम प्रतीत होती है क्योंकि राष्ट्र एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की अडिग रवैया अपनाना रहा है। आज के इस युग में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहता तथा न ही अपने राष्ट्रीय हितों के एवज में किसी अन्य राष्ट्रों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार है। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाकर दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायता करें। तो ये दोनों पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। आलोचकों के द्वारा आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोरी आदर्शवादिता पर नहीं चलाई जा सकती। सिर्फ नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है शक्ति के आधार पर, युद्ध के आधार पर। और उन्होंने कहा है कि आदर्शवादी चिंतक जो विश्व सरकार बनाने की बात करते हैं, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अडिग रवैये को अपनाते हैं। अर्थात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिशन उनका क्या होता है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि आदर्शवादी व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में सैनिक शक्ति को त्याग कर उसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। आदर्शवादी व्यवस्था में यह कहा जाता है कि सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में सैनिक शक्ति को त्याग दें और उसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, मोरल वैल्यूज को ओबे करें। तो आप ही बताइए कि क्या यह संभव है? एक राष्ट्र के द्वारा अपने सैनिक शक्ति को त्याग देना चाहिए, और यदि एक राष्ट्र अपने सैनिक शक्ति को त्याग देगा, अपने मिलिट्री पावर को खो देगा, उसका सैक्रिफाइस कर देगा, तो वो अपने सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे कर पाएगा? वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे कर पाएगा? तो ये तो सिर्फ कल्पना पर आधारित बातें ही कही जा सकती है, क्योंकि वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि यह जो आदर्शवादियों के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में सैनिक शक्ति को त्याग कर उसके स्थान पर नैतिकता सिद्धांतों का पालन करें, यह निकट भविष्य में भी संभव नहीं लगता। इसीलिए हैंस जे मॉर्गेनथौ, जो कि एक रियलिस्ट थिंकर है, इन्होंने कहा है, इनका एक स्टेटमेंट है कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता है। कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के मध्य विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर।
आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी मॉरल प्रिंसिपल्स को लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इन सभी तर्कों के आधार पर आदर्शवादी उपागम को क्रिटिसाइज किया जाता है, और सबसे बड़े क्रिटिक हैं रियलिस्ट थिंकर्स। आदर्शवादी उपागम के जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो कौन है? यथार्थवादी चिंतक। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इस उपागम में कुछ कमियां अवश्य हैं, इस अप्रोच में कुछ खामियां जरूर हैं, कुछ ड्रॉबैक्स जरूर हैं, लेकिन यह भी सच है कि नैतिकता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। नैतिकता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। यद्यपि वर्तमान स्वार्थी हितों की पूर्ति के संदर्भ में इसे लागू करना अति कठिन है, फिर भी इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। क्यों नहीं नकारा जा सकता? क्यों इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता? क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता शांति और नैतिकता का मार्ग ही है। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शांति और नैतिकता का मार्ग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, तथा यह वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।